चलिए, गुड मॉर्निंग। सो ऑडिट रिपोर्ट का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, पहले कुछ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें एक बार क्लियर कर लेते हैं। ऑडिट में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑडिट में 3 स्टेजेस होती हैं: प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज। तो ये ऑडिट रिपोर्ट कब इशू होगी, तो ध्यान रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट आपकी इशू होगी रिपोर्टिंग स्टेज में। अच्छा, कौन इशू करता है? डेफिनेटली आपका प्रैक्टिशनर। किसको रिपोर्ट करता है? whosoever मेड दी अपॉइंटमेंट, मतलब जिसने अपॉइंट किया है आपको, हम आप ही को हम उसी को रिपोर्ट करेंगे। जिसने हमें अपॉइंट किया है हम उसी को रिपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल एक बार बात करते हैं। तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन अपॉइंट करता है? सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो हम किसको रिपोर्ट करेंगे? उसी को रिपोर्ट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स करते हैं, तो हम किसको रिपोर्ट करेंगे? पार्टनर्स को करेंगे। कंपनी के केस में कौन करता है अपॉइंटमेंट? मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, तो किसको रिपोर्ट करेंगे? मेंबर्स को। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट हमेशा आपके रिटर्न फॉर्म में होगी। किसमें? रिटर्न फॉर्म में, ओरल फॉर्म में नहीं होगी। अच्छा, अब ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट। इसमें आपके कुछ स्टैंडर्ड्स काफ़ी हैं इसमें, इस पूरे चैप्टर में, जो एप्लीकेबल हैं 700 सीरीज से 700 से 710 तक। तो 700 है, 701 है, 705 है, 706 है और 710 है। आपका 700 क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। इसमें आप क्या करते हो? ओपिनियन फॉर्म करते हो और उसको रिपोर्ट करते हो। 701 क्या है? की ऑडिट मैटर, जिसमें आप अपने ऑडिट के मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर को यहाँ पे रिपोर्ट करते हो। आप कौन? ऑडिटर। आपने ऑडिट की होगी, तो आपको कौन कौन से मैटर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट लगते हैं, तो आप इसको यहाँ पे 701 में रिपोर्ट करते हो। 705 क्या है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। यहाँ पे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करता है, और क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या उसका इम्पैक्ट है, वो सब यहाँ पे मेंशन करता है। 706 है एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ। इसमें ऑडिटर पूरे ऑडिट में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं उसको रिपोर्ट करता है। 710 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खैर, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में हमको कारो भी पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ऐसे 600, 299, कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी, मिसलिनियस आप बोल सकते हो, वो भी हमें पढ़ना है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सारे ही स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना। जैसे 700 में क्या पढ़ा हमने, तो 700 का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, यही हो गया ऑब्जेक्टिव। 701 क्या था? की ऑडिट मैटर। तो हम की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट कर पाएँ, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। 700 आपका 6 क्या था? एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ, तो हम उसको टाइमली वे में रिपोर्ट कर पाएँ। 705 क्या था? मॉडिफाइड ओपिनियन, तो हम क्लियरली एप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएँ, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखो, मॉडिफाइड ओपिनियन बहुत सारे होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। तो कौन सी रिपोर्ट करना है, किस टाइप की मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट करना है, ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब ये ना हो हमको करना था एडवर्स, हमने कर दिया क्वालिफाइड, हमको करना था डिस्क्लेमर, कर दिया एडवर्स। तो क्लियर मॉडिफाइड ओपिनियन आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये सारे भी मेरे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देखिए, मैनेजमेंट की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या एक बार चलिए 3 डिस्कस कर लेते हैं। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना और गोइंग कंसर्न का इनिशियल असेसमेंट करना। हमने चैप्टर 1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एश्योरेंस सर्विसेज या एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो एश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं? सर, ऐसी सर्विसेज जिसमें प्रैक्टिशनर अपने सर्विसेज से कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स बढ़ाता है। ठीक है। फिर हमने शुरू किया था 700 का 2 ऑब्जेक्टिव है, कंपैरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ध्यान रखिएगा, ऐसे 700 का 2 ऑब्जेक्टिव है, कंपैरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी।
लेकिन ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करता है। कौन? एस ए 700 टू अकोमोडेट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। ध्यान रखिएगा, आपका एस ए 700 फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करता है टू अकोमोडेट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है 700 का? 700 का 2 ऑब्जेक्टिव है, टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड टू रिपोर्ट। ठीक है, टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड टू रिपोर्ट। ओपिनियन फॉर्म करने से पहले हम लोग कुछ कंक्लूजन बनाते हैं। ओपिनियन फॉर्म करने से पहले हम लोग कुछ कंक्लूजन बनाते हैं। क्या? वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल। अच्छा, ये कौन सा है? ये आप ऐसे 450 में पढ़ते हो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑडिट के दौरान जो भी हमें मिसस्टेटमेंट मिलते हैं ड्यू टू एरर, ध्यान रखिएगा, जो भी हमें मिसस्टेटमेंट मिलते हैं ड्यू टू एरर, हम उसको रिपोर्ट करते हैं TCWG को कि सर इसको करेक्ट कर दीजिए या करेक्ट करवा दीजिए। तो अगर वो करेक्ट कर देते हैं तो ओके है, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अभी भी वो अनकरेक्टेड है और उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बोल सकते हैं या इंडिविजुअल इम्पैक्ट बोल सकते हैं, उस वो मटेरियल है। तो ऐसे केस में हम उसको भी कंसिडर करेंगे अपने ओपिनियन बनाने के टाइम पे। लास्ट में इवैल्यूएशन। ऑडिटर 2 चीज़ों का इवैल्यूएशन करता है, एक है आपका जनरल इवैल्यूएशन, एक है आपका स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। जनरल इवैल्यूएशन पे वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट चेक करता है। किसका? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। किसका? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का। पहला क्या चेक करता है कि मैनेजमेंट के जजमेंट्स कैसे हैं, क्या वो डिस्क्लोज करता है कि नहीं करता है। दूसरा, हम उसी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस भी करते हैं TCWG के साथ एज पर ऐसे 260। थर्ड, हमने पढ़ा था शॉर्ट में कि लैक ऑफ न्यूट्रलिटी विथ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कॉजेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटीरियली मिसस्टेटेड। इसका क्या मतलब हुआ? आप न्यूट्रल भी नहीं हो, और चीज़ों को करेक्ट भी नहीं कर रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल क्या हो जाएगा? मटीरियली मिसस्टेटेड। आप न्यूट्रल नहीं हो, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो जैसे जिस साल आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, आप क्या करते हो? आप अननेसेसरी प्रोविजंस बना देते हो। क्या करते हो? अननेसेसरी प्रोविजंस बना देते हो सो दैट आपका प्रॉफिट कम हो जाए। और जिस साल प्रॉफिट थोड़ा मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, ओके टाइप होता है, तो ऐसे केस में आप प्रोविज़न भी ठीक ठाक बनाते हो, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हो। और जब लिटरली ज़रूरत होती है प्रोविज़न बनाने की, तब आप प्रोविज़न बनाते ही नहीं हो। तो ये क्या है? मतलब आप न्यूट्रल नहीं हो। आप न्यूट्रल नहीं हो। खैर, लास्ट पर ध्यान रखिएगा, 540 का रेफरेंस आया है। 540 बात करता है पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। 540 बात करता है पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक एवेल्यूएशन। इसमें बेसिक बातें हैं। ऑडिटर चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो भी लगाए गए हैं उसको डिस्क्लोज करता है कि नहीं करता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। जो एस्टिमेट्स हैं वो रीज़नेबल है कि नहीं है। इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है। सारे एडुकेट डिस्क्लोजर्स है कि नहीं है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और जो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। फिर ध्यान रखिएगा, आपके 2 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जो सबके लिए बनाया जाता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक सेट ऑफ एक ग्रुप ऑफ पीपल ही देख सकते हैं, नहीं, सबके लिए बनाया गया है। स्पेशल पर्पस नाम से ही क्लियर है कि कुछ लोगों के लिए बनाया गया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मुझे बैंक से लोन लेना होता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जब मुझे बैंक से लोन लेना होता है तो मैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वो सिर्फ बैंक के लिए होता है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं और किसी को नहीं देता हूँ, वो सिर्फ बैंक के लिए होता है। खैर, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 तरीके की फ्रेमवर्क लगते हैं।
एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयरली प्रेजेंट करना है। कैसे? फेयरली। अब फेयर प्रेजेंटेशन के लिए हमें दो चीज़ करनी होती है। मान लेते हैं किसी एएस में आपको बोला है कि आप ये 2 डिस्क्लोजर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम 2 तो करेंगे लेकिन एक और डिस्क्लोजर करेंगे। क्यों? आपको लगता है कि शायद वो 2 डिस्क्लोजर्स सफिशिएंट नहीं हैं, उतने कंप्लीट नहीं हैं, और आपको लगता है कि नहीं, ये तीसरा डिस्क्लोजर और कर देंगे तो यूज़र्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। तो एक्नॉलेजेस that to achieve fair presentation framework it may be necessary for the management to provide disclosures beyond those especially required by the framework। मतलब हम beyond disclosures दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एएस बोलता है आपको आप 3 डिस्क्लोजर दीजिए, बट आप 2 ही दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम तीनों डिस्क्लोजर देंगे तो यूज़र्स मिसगाइड हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप बहुत रेयर सर्कमस्टांसिस में करते हो, हमेशा नहीं करते हो, क्योंकि फिर ये तो फिर नॉन कंप्लायंस है फ्रेमवर्क का, और नॉन कंप्लायंस में नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है। तो खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ इन डेप्थ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये कभी करते हो जब एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसिस होते हैं, तब आप करते हो। खैर ये दोनों फेयर प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है कि आप सीधा सीधा कंप्लाई कर रहे हो, आप कुछ भी अपार्ट फ्रॉम फ्रेमवर्क नहीं कर रहे हो, मतलब जितना बोला गया है आप उतना कर रहे हो। कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे जितना बोला गया है आप उतना कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होती है? क्लीन ओपिनियन, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन, ठीक है। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन या क्लीन ओपिनियन। मॉडिफाई करने के 2 केसेस हैं। पहला, हमें एविडेंस मिला और उस एविडेंस के बेसिस पे हम कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा, हमें एविडेंस मिला ही नहीं टू कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये 2 केसेस हैं। सबसे पहला, हमें एविडेंस मिला और उस एविडेंस के बेसिस पे हम कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और दूसरा, हमें एविडेंस मिला ही नहीं, और एविडेंस मिला ही नहीं तो हम कैसे कह दें, हम कैसे कंक्लूड कर दें, हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ये दोनों बातें हैं। अच्छा, अब एक बार ऑडिट रिपोर्ट के कुछ कंटेंट में बोल रहा हूँ, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। 13 कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट के। मैं 13 कंटेंट बोलूँगा, फिर बीच में 30 सेकेंड्स का ब्रेक लूँगा, सो दैट आप उस 13 के एलिमेंट को आप एक बार रिटेन कर पाएँ। टाइटल, एड्रेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर्स, अदर इन्फॉर्मेशन, responsibilities for the financial statement, auditor responsibilities, location of the description, other reporting responsibilities, signature of the auditor, place of signature, date of the auditor's report। फिर से टाइटल, एड्रेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, अदर इन्फॉर्मेशन, responsibilities for the financial statement, auditor's responsibility, location, other reporting responsibilities, signature, place, date। चलिए, टाइटल में क्या है? टाइटल में हम लोग बस ये मेंशन करते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या मेंशन करते हैं? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेसी, जनरली एड्रेसी कौन होता है? जिसने हमें अपॉइंट किया है। जनरली एड्रेसी कौन होता है? जिसने हमें अपॉइंट किया है। बट अगर ऐसे 210 में हमने टर्म्स एग्री की थी और तब हमने मतलब क्लाइंट ने पहले ही बोल दिया था कि आप रिपोर्ट हमें नहीं करोगे, आप इसको करोगे, मतलब पहले से मेंशन कर दिया था कि आप रिपोर्ट हमें नहीं करोगे, रिपोर्टिंग हमें नहीं करोगे, मतलब एड्रेसी हमें नहीं बनाओगे, तो फिर जिसको क्लाइंट ने मेंशन किया है हम उसी को एड्रेसी बना देंगे। और तीसरा केस लॉ और रेगुलेशन। कभी कभी लॉ और रेगुलेशन
कुछ मेंशन करता है कि आपको एड्रेसी इस केस में इसको बनाना है, तो हम उस केस में फिर उसी को बनाएंगे। तो जनरल क्या है, जो हमें अपॉइंट करता है हम उसी को एड्रेसी जनरली बनाते हैं। लेकिन ऐसे 210 के हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं और लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं। फिर आता है ऑडिटर्स ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे रहा है अपनी, ये एक इंट्रोडक्टरी पैरा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑडिटर्स ओपिनियन, नाम पे मत जाइए, इसको ये मत सोचिएगा यहाँ पे ऑडिटर अपनी ओपिनियन दे रहा है, ये बस इंट्रोडक्टरी पैरा है। इसमें क्या क्या ऑडिटर बोलता है, आइडेंटिफाई करता है एंटिटी को, दूसरा बताता है कि उस एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो गया है कि नहीं हो गया है, आइडेंटिफाई करता है टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, मतलब CFS, बैलेंस शीट, P&L, चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, रेफर करता है टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और डेट और पीरियड कवर करता है, एंटिटी ऑडिट हुई है कि नहीं, टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, नोट्स और डेट और पीरियड। नेक्स्ट है आपका बेसिस फॉर ओपिनियन। इसमें क्या क्या है, ऑडिटर कुछ बातें बताता है, 4 बातें। क्या वो ऐसे के हिसाब से काम कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिफ़र करता है, वो ये भी बताता है कि हम इंडिपेंडेंट थे और हमने सारे एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है, ये भी बताता है कि हमने पूरे ऑडिट के दौरान सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस पाया है और जिसके हिसाब से, जिसके बेसिस पे हमने ओपिनियन फॉर्म किए। तो ये 4 बातें। नेक्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न देखिए, पहले तो AS1 याद कीजिए। AS1 क्या है आपका, AS1 है आपका डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, AS1 का नाम क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके अंदर में क्या आता है आपका, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं आपके, 3, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में हम लोग क्या करते हैं, अगर ये तीनों फॉलो हो रहे हैं तो हमें डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तीनों फॉलो हो रहे हैं तो हमें डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। और ये तीनों फॉलो नहीं हो रहे हैं तो हमें मैंडेटरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फिर से, अगर ये तीनों फॉलो हो रहे हैं तो हमें डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपका कोई कंसर्न सेफ है तो आप एक्रूअल बेसिस पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, और गोइंग कंसर्न इम्पैक्टेड है तब आपको सेटलमेंट बेसिस या रियलाइजेबल बेसिस पे अपना अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी कुछ बेसिक बातें थी। खैर, इनिशियल असेसमेंट कौन करता है कि मेरा गोइंग कंसर्न सेफ है कि नहीं है, ये आपका मैनेजमेंट ही करेगा, ये आपका मैनेजमेंट ही करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर उसको लगता है कि उसका गोइंग कंसर्न सेफ है तो वो रियलाइजेबल बेसिस पे अकाउंट्स नहीं बनाएगा, वो बनाएगा एक्रूअल बेसिस पे। और अगर उसको लगता है कि उसका गोइंग कंसर्न इम्पैक्टेड है तो फिर वो कैश बेसिस या सेटलमेंट बेसिस या रियलाइजेबल बेसिस, जैसा आप बोल सको, उसके हिसाब से बनाएगा। लेकिन फर्दर असेसमेंट हम लोग करते हैं, कौन, ऑडिटर्स। फर्दर असेसमेंट में क्या है कि जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया था क्या वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं सही होता है तो हम लोग अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा, मैं एक केस की बात कर रहा हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पैरा सेकंड। मान लेते हैं कि मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न का असेसमेंट सही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जिसका मटेरियल इम्पैक्ट है, और जो शायद एक डाउट क्रिएट करता है आपके एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका गोइंग कंसर्न एज ऑफ नाउ सेफ है, लेकिन आपके बिजनेस में एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो एक सिग्निफिकेंट लेवल का डाउट क्रिएट करती है आपके एबिलिटी पे। अच्छा, वो इवेंट क्या हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, आपका जो पुराना सप्लायर था वो डिसकंटिन्यू कर दिया आपके साथ, आपकी जो
मेन कस्टमर्स है वो डिसकंटिन्यू कर दिया आपको, मार्केट में आपके मटेरियल की सप्लाईज ख़त्म हो गई, लेबर स्ट्राइक पे है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, तो ये हो गया आपका इवेंट जिस वजह से आपके ऊपर क्या आ रही है, मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो क्या इसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को देना चाहिए था नोट्स टू अकाउंट में? बिल्कुल देना चाहिए था। और मान लेते हैं अगर उसने डिस्क्लोजर दिया तब तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया। और आप खुद सोच के बताइए ये इंपॉर्टेंट मैटर है कि नहीं है? तो हम रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे, हम रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। कौन? ऑडिटर। भाई आपको इस मैटर का, इस इवेंट का डिस्क्लोजर देना चाहिए था, क्योंकि सिंस ये इवेंट सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहा है आपकी एबिलिटी पे और आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो हम रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। खैर, नेक्स्ट है आपका की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर ध्यान रखिएगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होता है। की ऑडिट मैटर लिस्टेड एंटिटी के केस में मैंडेटरी होता है, आपको देना ही देना है, और बाकी कंपनीज के आप डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से कि देना है कि नहीं देना है। अच्छा, की ऑडिट मैटर्स में आप उसी मैटर्स को मेंशन करते हो जो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड होता है विद द TCWG एज पर ऐसे 260 265। मतलब 701 में वही मैटर आएंगे जो आपने ऑलरेडी TCWG को बता रखा होगा 260 में 265 में। अच्छा, तो ये 2-3 बातें हैं। खैर अभी आगे और आएंगी, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। पेज नंबर 15 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ध्यान रखिए मैनेजमेंट की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैंने आपको इनिशियली रिवाइज कराया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना और गोइंग कंसर्न का इनिशियल असेसमेंट करना। फिर शुरू होता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 फेजेस में कवर्ड है, 3 फेजेस में कवर्ड है। पहला फेज ध्यान रखिए, मैंने आपको याद कराया था क्लास में। पहला फेज अब सिर्फ ऐसे 200 ध्यान रखिए, ऐसे 200 का ध्यान रखिए। ऐसे 200 क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, दूसरा टू रिपोर्ट। बस यही दोनों पॉइंट आपको लिख के आना है। लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या एक्सप्लेन कर दीजिए कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। ये भी समझा दीजिए कि मिस स्टेटमेंट क्यों आता है, कैसे आता है, फ्रॉड की वजह से भी आ सकता है, एरर की वजह से भी आ सकता है। बस खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फेज़ 1 में बस आपको ये 3 पॉइंट लिख के आना है। क्या? आपको अपना ऐसे 200 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव लिख के आना है, ऐसे 200 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव लिख के आना है। और आपको ये भी समझाना है कि जो रीजनेबल एश्योरेंस होता है ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है बट गारंटी नहीं होता है। और आपको ये भी समझाना है कि मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी आ सकता है और एरर की वजह से भी आ सकता है। ये था आपका फेज़ 1। फेज़ 2 क्या था? कि आपको बताना है कि आपने प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल कैपिटलिज्म मेंटेन किया है थ्रू आउट द ऑडिट, और आपकी और कुछ जिम्मेदारी हैं। क्या? आइडेंटिफाई एसेस रॉमम, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, और लास्ट में पूरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर और कंटेंट कैसा है कैसा नहीं उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। फिर आप डिस्क्राइब करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द केस ऑफ ग्रुप ऑडिट। प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल कैपिटलिज्म, आइडेंटिफाई एसेस रॉमम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, evaluate appropriateness of accounting policy, conclude the appropriateness of management use of going concern, और पूरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है उसके बारे में आप बताते हो। और लास्ट में ग्रुप ऑडिट के केस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लास्ट है आपका कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहला है कि आप कम्युनिकेट करते हो TCWG के साथ अपने स्कोप, टाइमिंग को लेकर आपकी क्या क्या अभी तक की फाइंडिंग्स रही है, आप कम्युनिकेट करते हो किसको? TCWG को। दूसरा, आप लिस्टेड एंटिटी के केस में, अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड एंटिटी है तो आप TCWG को बाकायदा बताओगे कि आपने किस तरीके से एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है और अभी आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो। मैंने क्या बोला? लिस्टेड एंटिटी के केस में आप TCWG को बताओगे कि आप सारे एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हो और आप इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो। और लास्ट केस, आप
701 में उन्हीं मैटर्स को मेंशन करोगे जो मैटर्स ऑलरेडी कम्युनिकेटेड होंगे विद द TCWG। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन किसकी लोकेशन? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लोकेशन। देखिए, या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिपोर्ट के अंदर एलिमेंट में लिख सकते हो, जो एलिमेंट एक आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आप वहाँ लिख सकते हो, या फिर आप ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही कुछ पेपर अटैच कर सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। ऑडिट रिपोर्ट के पीछे ही एज एन अपेंडिक्स आप उसको अटैच कर सकते हो। थर्ड है कि आप ना रिपोर्ट के अंदर मेंशन करो, ना कोई अलग से पेपर अटैच करो। आप क्या करो, मान लेते हैं आपकी वेबसाइट है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी एक फर्म है, हो सकता है आपकी एक वेबसाइट बनी होगी, और उस वेबसाइट में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन करके रखा हुआ है। तो आप अपनी वेबसाइट का URL, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में ध्यान रखिए कि फर्म का नाम आना चाहिए, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए। आप साइन करोगे, साइन के नीचे अपना नाम लिखोगे, डेजिग्नेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पार्टनर जो भी है, और उसके बाद अपना मेंबरशिप नंबर और अपना फिर UDIN आएगा। ठीक है, क्या फिर से फर्म का नाम आएगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आप साइन करोगे, उसके नीचे अपना नाम लिखोगे, डेजिग्नेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पार्टनर, फिर अपना मेंबरशिप नंबर लिखोगे, फिर अपना UDIN लिखोगे। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेफिनेटली जहाँ ऑडिट हो रही है। डेट, तो ध्यान रखिए आप ऑडिट रिपोर्ट में तब तक डेट नहीं डालोगे जब तक आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ना मिल जाए। आप तब तक डेट नहीं डालोगे जब तक आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ना मिल जाए। लास्ट है फिलहाल इस ऑडियो के लिए, एक बार मैं यही लास्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूँ, उसके बाद ये ऑडियो बंद कर दूंगा। लास्ट है आपका UDIN। देखिए, UDIN क्यों लाया गया? अच्छा, UDIN होता क्या है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले क्या होता था ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर UDIN मैंडेटरी नहीं था। मैंडेटरी क्या था ही नहीं पहले तो, ठीक है। तो पहले क्या होते थे, जो नॉन CA होते थे वो क्या करते थे, CA का साइन कॉपी कर लेते थे, फॉर्ज कर लेते थे, CA का साइन कर देते थे, मतलब अपने आप को क्लेम करते थे कि वो CA हैं, ठीक है। और किसी CA की साइन कॉपी कर ली, और मेंबरशिप नंबर पता करना बहुत मुश्किल तो है नहीं आज के समय में किसी CA का, तो मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर पता करना इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। मान लीजिए उसी ऑफिस का कोई स्टाफ है, आपको बता देगा। तो क्या होता था ना, पहले ये सब चीज़ें होती थी कि आप थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करते थे कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और आप झूठी रिपोर्ट साइन कर देते थे। फंसता कौन था? वो CA, जिसका मेंबरशिप नंबर लगा है, जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर लगा है। पहले ये सब बहुत होता था। तो इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ICAI ने इनिशिएटिव लिया। क्या इनिशिएटिव लिया कि अब जो भी ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी, सबसे पहले उस ऑडिट रिपोर्ट को आपको स्कैन करना पड़ेगा, पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो CA का मेंबरशिप नंबर है उसके पास उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो OTP डालेगा तो उसको एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, उसी को बोलते हैं UDIN। फिर उस UDIN को उसको मेंशन करना पड़ेगा अपने सिग्नेचर के नीचे। तो ध्यान रखिए, इससे ये मैल प्रैक्टिसेस रोकी गई, क्योंकि डेफिनेटली जो OTP आएगा वो रजिस्टर्ड ईमेल नंबर पे ही आएगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, UDIN आपका मैंडेटरी हुआ है फरवरी 2019 से। किसके लिए? अटेस्टेशन सर्विसेज के लिए। क्यों लाया गया? टू कर्ब दी मैल प्रैक्टिसेस। जो लोग फॉर्जरी कर लेते थे, ठीक है, थर्ड पर्सन को, पब्लिक को मिसलीड करते थे, तो इसको रोका गया। तो ध्यान रखिए, UDIN आपका मैंडेटरी हुआ है 1 फरवरी 2019 से फॉर ऑल दी अटेस्टेशन सर्विसेज। कैसे हम लोग मैल प्रैक्टिसेस को रोक रहे हैं? अब जो भी OTP जाएगा वो CA के ईमेल आईडी पे जाएगा, और फिर जब वो OTP डालेगा तो फिर उसको एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, इसी को बोलते हैं UDIN। चलिए, फिलहाल मैं अपना जो ऑडियो है वो यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑडियो बनाऊँगा, उसमें फिर रिमेनिंग जो भी है वो हम लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।